नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 442 है। ओके ना। और देखें यार, पिछले 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। सैटरडे संडे तो आप लोग को पता ही है, ऑफ ही रहता है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन। रीजन ये था यार कि एक क्लास में बच्ची पढ़ती है इवनिंग वाला बैच में, तो वो थोड़ा पता नहीं कुछ रीजन के वजह से वो एक्सपायर कर गई। उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे। ओके ना। तो चलते हैं यार, अब सवाल करते हैं। कुछ रीजन था उनका, तबीयत पता नहीं, घर वाले लोग तो यही बता रहे थे कि सर तबीयत खराब था, कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से वो मतलब डेथ कर गई। शुक्रवार तक क्लास की थी, उसके बाद फिर हमको सोमवार को पता चला क्लास में गर्ल्स लोग आई, तो वही सोमवार नहीं मंगलवार को कि सर वो बच्ची थोड़ा सा दिक्कत हो गया है उसके साथ। तो बहुत बुरा लगा यार। खैर अब क्या कर सकते हैं यार हम लोग। चलिए आ जाइए, देखिए यार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। आधार समान भुजा का 6/5 गुना है। आधार जो है समान भुजा का 6/5 गुना। समद्विबाहु है तो दो भुजा इक्वल होगा ही। कहा आधार समान भुजा का 6/5 गुना, तो ये रेशियो ही तो है, फ्रैक्शन है मतलब रेशियो है। तो x लगा लेते हैं ऊपर नीचे। का आधार जो है समान भुजा का वाला नीचे, यानी कि समान भुजा अगर 5x है तो बेस कितना है 6x। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस त्रिभुज का परिमाप दिया है, परिमाप है 32। परिमाप यानी कंप्लीट बाउंड्री का लंबाई, तो 5 5 10 6 16 x बराबर 32 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। अच्छा, x अगर 2 है तो बताइए आधार क्या हो जाएगा 6x यानी 12, और ये x 2 है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और ये भी हो जाएगा 10। और अब कहा कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो सर इस ट्रायंगल का बेस मालूम है, अगर हाइट पता कर जाए तो एरिया आ जाएगा। और आपको पता है या नहीं भी पता है तो ध्यान से सुन लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से, ये दो साइड का लेंथ इक्वल है, तो बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पर जो लंब डालिएगा, ये लंब ऊंचाई का तो काम करेगा, साथ के साथ ये माध्यिका भी होगा। यानी पूरा 12 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 6, और ये वाला भी 6। तो ये दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस मालूम, हाइपोटेनियस कर्न मालूम, 6 10, तो ये ट्रिपलेट कितना 8 हो जाएगा। अब एरिया होगा हाफ बेस, यानी इस ट्रायंगल का बेस कितना है 12, हाइट कितना है 8, 2 छक 12, 8 छक 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बात। चलिए देखिए, कहा अवीन अपनी आय का 70% खर्च करता है। आसान सा सवाल है, पढ़ते जाइए बनाते जाइएगा। आय का 70% खर्च कर देती है, आय का 70% खर्च करती है। तो आय अगर 100 है, 70% यानी 70 यूनिट खर्च करती है, तो बताइए बचत कर रही होगी कितना 30। आगे कहा आय में x% वृद्धि तथा खर्च में 10% वृद्धि होती है। यदि बचत 16 सही 2/3% वृद्धि हो तो x का मान क्या होगा। अच्छा, एक बात बताइए, तो आय जो है x% बढ़ा और खर्च कितना बढ़ा है 10%, तो खर्च में अगर 10% वृद्धि हुआ तो 70 का 10% कितना 7 रुपया खर्च बढ़कर हो गया कितना 77। पहले खर्च था 70, 10%, 70 का 10% यानी 7 बढ़कर हो गया 77। कहा कि बचत 16 सही 2/3% बढ़ गया। अच्छा, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। बचत पहले 30 था तो 30 का 1/6 कितना, 30 का 1/6 5 होगा, यानी बचत 5 बढ़कर हो गया मेरे प्यारे भाई कितना 35। ओके है यहां तक। अब आप लोग बताना मेरे भाई, अगर उसका खर्च है 77, बचत है 35, तो इनकम क्या हो जाएगा, खर्च प्लस बचत यानी कितना 100, 7 5 12 ना 112। तो कहा इनकम में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, यानी इनकम 100 से 112 हो गया, यानी कि 12 का वृद्धि हुआ कितना पर 100 पर, यानी कि 12%। ऑप्शन सी। ठीक है बात। चलिए ये सवाल देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। का 4 संख्या ए बी सी और डी है। सी और डी का एवरेज ए और बी के एवरेज से 6 अधिक है। सी और डी का एवरेज क्या होगा, तो सी और डी का ये एवरेज होगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करिए।
का ए और बी का एवरेज क्या होगा मेरे भाई, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। का सी और डी का जो ये एवरेज है ए और बी के एवरेज से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ठीक है, अब यहां से एलसीएम हो जाएगा 2, ऊपर में हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए, माइनस इंटू प्लस माइनस ना, अब बट्टा वाला 2 क्रॉस करिएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आगे बढ़िए। आगे कहा डी ए का 150% है, डी जो है ए का 150%, यानी ए अगर 100 है तो इसका 150% डी कितना होगा, 150। रेशियो ले लीजिए तो 3:2। यहां तक दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, कहा बी सी से 3 अधिक है। कहा कि भैया बी का जो मान है ना ये सी से 3 ज्यादा है, यानी बी का जो वैल्यू है, बी का जो मान है वो सी से 3 ज्यादा है, बी का मान सी से 3 ज्यादा। अब आप बताइए, ये तो सी है ही, प्लस डी माइनस ए। अच्छा, इस बी के जगह पर क्या सी प्लस 3 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, और बराबर 12। ये माइनस का सी और ये प्लस का सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बात। अब आप बताइए डी माइनस ए, यहां पर थोड़ा ध्यान से, माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस -3, -3 उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बताइए d माइनस ए 15 है, यानी d और a का डिफरेंस जो है ये 15 है, तो a और d का एवरेज पूछा है। एक बात बताइए यार, d और a का डिफरेंस 15 है, यहां d का वैल्यू 3 यूनिट, a का वैल्यू 2 यूनिट, तो d और a का डिफरेंस 1 यूनिट, लेकिन दिया है कितना, 15। एवरेज निकालना है तो पहले योग निकालना पड़ेगा, तो a प्लस डी 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 15 पचे 75, 1 यूनिट बराबर 15, तो 5 यूनिट बराबर 75। अब ए और डी का एवरेज पूछा तो दोनों का योग मालूम है, एवरेज निकालना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 75/2 यानी कितना, 37.5%, ऑप्शन सी। ठीक है बात, अच्छा सवाल था यार ये, ठीक है ना। हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहा एक काम के 3/5 भाग को पूरा करने में ए और बी को 18 दिन का समय लगता है, यानी ए और बी जो है, ए और बी मिलकर 3/5 भाग काम 18 दिन में कर देगा। तो दोनों मिलकर पूरा काम क्या दिन में, 3 एकम 3, 3 छक 18, क्रॉस करेंगे तो 6 पचे 30 दिन में। ए और बी मिलकर 3/5 भाग काम 18 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। कहा ए अकेले 1/3 भाग काम 25 दिन में, तो डायरेक्टे बोलिए ना, 1/3 भाग 25 दिन में, तो पूरा काम क्रॉस करेंगे तो 25 तिया 75 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 150, 30 पचे 150, 75 दूना 150। अब यार ए का एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी कितना है 5, ए प्लस बी 5, जिसमें ए 2 है तो बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे कहा बी उस काम के 4/5 भाग को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, बी उसी काम के 4/5 भाग को, तो टोटल वर्क है कितना, 150, और 150 का 4/5 भाग निकालिएगा तो आएगा कितना, 120। अब का 120 काम बी कितने दिन में करेगा, तो सर बी का एफिशिएंसी है 3, यानी बी एक दिन में 3 काम, तो 120 काम क्या दिन में, बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 40 दिन में। आसान सा सवाल था यार ये, ठीक है। देखिए कहा इसको अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। कहा कि भैया 17 के पावर है 100, 9 के पावर है 19 और ये तो 7 है, इसको 8 से डिवाइड करना है। बहुत आसान सवाल है। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूना 16, रिमाइंडर 1, 8 एकम 8, रिमाइंडर 1, और ये 8 से छोटा नंबर है, 8 से छोटा नंबर है, 7 जो है 8 से छोटा नंबर है ना, तो भाग नहीं लगेगा, रिमाइंडर एज इट इज बच जाएगा कितना, 7 है। यहां 1 + 1 +7 कितना, 9। अच्छा, किसी नंबर को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कभी 9 आ ही नहीं सकता, 8 से बड़ा हो ही नहीं सकता। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर यानी भाजक से छोटा होता है, पर यहां बड़ा आ गया तो एक बार फिर से भाग दे दीजिए यार, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, ऑप्शन डी। ठीक है बात, चलिए देखिए। तो कहा एक 26 लीटर के मिश्रण में शराब और जल का अनुपात 7:6 है। शराब यानी एल्कोहल और वाटर का रेशियो है मेरे प्यारे भाई 7:6।
आगे कहा यदि अनुपात 4.5:2 होना है तो मिलाई जाने वाले अतिरिक्त शराब की मात्रा। कहा कि भैया कितना अल्कोहल एक्स्ट्रा मिला दे, अतिरिक्त कितना अल्कोहल और मिला दे ताकि अल्कोहल और वाटर का रेशियो 4.5 और 2 हो जाए। अच्छा पहले इसको अरेंज करिए, डेसिमल हटाएंगे तो यहां पर एक जीरो आ जाएगा, 5 से काटिएगा 9 बार में और 5 से काटिएगा 4 बार में, यानी कि अब अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 9:4। एक बात बताइए, अगर अल्कोहल मिला रहे हैं तो वाटर का क्वांटिटी तो सेम रहेगा, तो वाटर को सेम करिए। यहां वाटर 6 है, यहां 4 है, 6 और 4 का मल्टीपल कितना होता है, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो 12 से अगर 12 बनाना है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 से करेंगे तो 2 सते 14, 2 छक 12, नीचे 3 से गुना कर दीजिए यार, 3 नमक 27, 3 चौक 12, यानी क्या वाटर सेम हो गया, वाटर सेम हो गया ना, हो गया काम खत्म। आप बताइए टोटल मिक्सचर था क्या लीटर, 26 लीटर, पर अनुपात में टोटल मिक्सचर कितना, ये नया वाला है, ये अनअरेंज वाला को हटा दें, अरेंज करने के बाद जो आया इसमें ये वाटर सॉरी अल्कोहल मिलाने के बाद वाला ये रेशियो है और ओरिजिनल रेशियो ये है। तो ओरिजिनल जो रेशियो था उसमें अल्कोहल 14 था, वाटर 12 था, तो टोटल क्वांटिटी कितना था 26। तो टोटल का कंपैरिजन टोटल से का कितना अल्कोहल मिला है, तो भाई 14 से 27 हो गया तो कितना मिलाए हैं 13, 26 से 26 13 एकम 13, आसानी था यार। देखिए जरा, कहा राहुल निश्चित राशि का 20% विजय को दे देता है, यानी कि राहुल के पास कुछ सर्टेन अमाउंट है, उसमें से 20% वो विजय को दे दिया। राहुल के पास कितना पैसा नहीं पता है, एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हैं, पर परसेंट में डेटा दिया है तो मान लेते हैं राहुल के पास है 100 यूनिट, ठीक है, राहुल का हिस्सा है 100, 20% विजय को दे दिया, तो 100 का 20% यानी 20 रुपए इसने विजय को दे दिया। राहुल अपने हिस्से में से 20% विजय को दे दिया। अब आगे कहा कि सर विजय को प्राप्त धन में से वह 25% पुस्तक खरीदने पर, 25% पुस्तक खरीदने पर, यानी विजय को जितना पैसा मिला है इसमें से 25% बुक खरीदने पर खर्च किया, तो 20 का 25%, 25% यानी 1/4, 25% यानी 1/4, तो 20 का 1/4 कितना 5, 5 रुपया बुक खरीदने पर खर्च कर दिया। आगे बढ़िए, आगे सवाल में कहा यार 40% घड़ी खरीदने पर, वॉच 40%, तो 20 का 40% कितना, 20 का 40% 8, ओहो 20 का 40%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 8 रुपया वॉच खरीदने पर, तो रिमेनिंग कितना बचा यानी शेष कितना, तो 20 रुपए थे, 5 और 8 13 खर्च कर दिया तो शेष बचा 7, शेष बचा है 7, लेकिन आगे कहा उल्लेखित खर्च के बाद विजय के पास 2800 रुपए शेष बचे हैं, तो राहुल के पास प्रारंभ में कितना था, अच्छा विजय के पास शेष बचा है 7 यूनिट पर दिया है 2800, 7 यूनिट 2800, तो 1 यूनिट बराबर 400। अब 1 यूनिट 400 है, का विजय का हिस्सा सॉरी राहुल का हिस्सा बताइए, तो राहुल के पास था 100 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 400, तो 100 यूनिट बराबर 400 गुना 100 कितना 40,000, ऑप्शन है, ठीक है बात। चलिए आगे देखें यार, ये भी आसान है। राकेश ने एक निश्चित मूलधन को साधारण ब्याज पर 8% के दर से निवेश किया है, 26 वर्ष के बाद यह मूलधन निवेश किए गए मूलधन का 14.5 गुना हो जाएगा। अच्छा जो आपका पैसा है वो 14.5 गुना हो गया,
चले आ जाए यार, देखिए कहा कि मूलधन निवेश किए गए मूलधन का 14.5 गुना हो गया। अच्छा, हो गया कहने का मतलब हुआ अमाउंट। जैसे आपके पास 10 रुपए है, ये आपका ओरिजिनल पैसा यानी मूलधन है। मूलधन ओरिजिनल पैसा है, प्रिंसिपल है। अब ये 5 साल बाद हो गया है 15 रुपया, था 10 हो गया 15, तो 15 जो हो गया ये 15 क्या कहलाएगा? अमाउंट ही तो कहलाएगा यार। तो कहा कि मूलधन 14.5 गुना हो गया, तो प्रिंसिपल है 1, हो गया यानी अमाउंट दिया है 14.5। तो आप बताइए ब्याज कितने का मिला है? 13.5 का ब्याज मिला। और ब्याज बराबर क्या होता है? PRT। प्रिंसिपल है 1, आर निकालना है, और टी दिया है 26 बार, अब बट्टा 100। 2 से 13 बार में, 2 से 50 बार में। अच्छा, डेसिमल से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे बट्टा में 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस करिए तो 55 25, 15 और 2 17, 5 और 1 675, 13 बट्टा में आ जाएगा तो रेट आ जाएगा इतना। 13 से डिवाइड करिएगा, 13 पचे 65, 5 पॉइंट समथिंग है कहीं, एक के को ऑप्शन है, ऑप्शन बी। पूरा सॉल्व करने मत लग जाइएगा, ऑप्शन बी हो गया, खत्म कहानी। चलिए देखिए, तो कहा 225 मीटर लंबी ट्रेन एक्स की लंबाई से 11.1/9% अधिक लंबाई के पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है। यदि ट्रेन एक्स को स्थिर ट्रेन को पार करने में 25, यहां थोड़ा सा सुधार का जरूरत है, ये 25 नहीं 35 है, 35 सेकंड का समय लगता है, तो स्थिर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। आराम से समझिएगा। का एक ट्रेन है एक्स जिसका लंबाई, ट्रेन के लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ट्रेन का लंबाई है 225 मीटर। का एक पुल है मेरे भाई, एक ब्रिज है, पुल है, पी फॉर पुल, बी फॉर ब्रिज भी आप लिख सकते हैं। एक पुल है का जिसकी लंबाई ट्रेन एक्स के लंबाई से 11.1/9% अधिक की, तो 11.1/9% का फ्रैक्शन कितना है? 1/, यानी कि पुल का जो लंबाई है ट्रेन के लंबाई से 1/9 अधिक, 1/9 अधिक यानी ओरिजिनल लंबाई 9 है, तो एक ज्यादा पुल का लंबाई कितना गुना हो जाएगा? 10/9 गुना। तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, 25 दहा 250, ये पुल का लंबाई आ गया 250। अब आगे कहा ये जो ट्रेन एक्स है पुल को 25 सेकंड में पार कर गई, और आप सबको पता है कि सर अगर ये पुल को पार की है तो पुल को पार करने के लिए अपनी लंबाई प्लस ब्रिज के लंबाई के योग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। पुल को कहा 25 सेकंड में पार कर गई, तो रेलगाड़ी का चाल क्या होगा? दूरी बट्टा समय। दूरी कितना? तो ट्रेन का लंबाई प्लस पुल का लंबाई कितना आ जाएगा? 475। अब बट्टा समय है कितना? 25। तो सर 25 एकम 25, 25 नमा 225, यानी ट्रेन का स्पीड आ गया 19 मीटर पर सेकेंड। अब यहां तक का कहानी आप समझ पाए होंगे, क्लियर है बात? अब आगे बढ़िए। आगे सवाल कहा यदि ट्रेन एक्स को स्थिर ट्रेन को पार करने में 35 सेकंड का समय लगता है, तो स्थिर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। कहा अपना जो ट्रेन एक्स है एक खड़ी हुई रेलगाड़ी यानी एक स्थिर रेलगाड़ी को पार करने में 35 सेकंड लग रहा है, तो आप बताना अगर ट्रेन एक्स किसी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो उस रेलगाड़ी को पार करने के लिए ट्रेन को कितना लंबाई? तो अपनी लंबाई प्लस रुकी हुई ट्रेन के लंबाई के योग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ट्रेन एक्स का लंबाई है 225 और रुकी हुई ट्रेन का लंबाई मान लेते हैं L2, ठीक है। अब ये जो लंबाई यानी दूरी है का इस दूरी को 19 मीटर पर सेकंड के चाल से चलकर कै सेकंड में ट्रेवल किया? 35 सेकंड में। तो 19 के चाल से चलकर 35 सेकंड में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। ये आ जाएगा कितना मेरे प्यारे भाई? 19 पचे 95, 9 19 या 57 9 57 9 66। अब 225 उधर जाके घट जाएगा, तो L2 बराबर कितना हो जाएगा? 440, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आ जाए। यह भी आसान है। कहा ए 33.1/3%। अच्छा, 33.1/3% का फ्रैक्शन कितना? 1/3। ए जो है 1/3 काम 4 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कै दिन में कर देगा? 12 दिन में। आगे कहा बी 4 दिन में 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6। तो बी जो है 1/6 काम कितने दिन में कर दे रहा है? 4 दिन में। तो बी पूरा काम करे तो लग जाएगा कितना दिन? 24 दिन।
का सी 36 दिन में उस काम को कर देगा। सी जो है 36 दिन में काम पूरा कर देगा। यहां तक किसी भी भाई को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए तो जरा, अब इनका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 72, 12 छक 24 तिया 36 दूना 72। आगे कहा यार कि ए और बी 6 दिन तक काम किया, शेष काम को पूरा करने में सी को कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ए और बी 6 दिन तक काम किया है, ए और बी एक दिन में क्या काम करेगा, 9 काम, तो 6 दिन में कितना काम कर देगा, 54 काम। टोटल 72 काम है, जिसमें से 54 काम हो गया तो बच गया शेष कितना, 72 में से 54 जाएगा, 18 काम शेष बच गया। अब कहा ये बचा हुआ काम सी करे तो कितना टाइम लगेगा, तो सी एक दिन में 2 काम करता है, 18 काम सी करेगा तो कै दिन लगेगा, 9 दिन। ऑप्शन ए ठीक है बात। चलिए देखें, ये पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको रेशनलाइज करिएगा अगर तो मेरे प्यारे भाई जरा देखिए, यहां पे है ये 5 + √3 और नीचे है 7 - 4 √3। तो नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो माइनस है तो इसका कंजुगेट प्लस हो जाएगा। अब देखें 5 से दोनों में बारी बारी, 7 बचे 35, 5 चौक 20 √3, 7 √3, 7 चौका √3 गुना √3 3, 3 चौक 12। अब बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, 49 में से 48 जाएगा 1 बचेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 35 और 12 मेरे प्यारे भाई कितना, 47। अब प्लस 20 √3 7 √3 27 √3, ये इसका वैल्यू आ गया। तो सर इसको जब रेशनलाइज किए हैं, इस टर्म को रेशनलाइज किए इतना आया और इसके बराबर दिया है कितना, 47a। अब प्लस में √3 भी, ठीक है। अब यहां पर कंपेयर करिए, थोड़ा सा यहां पे लगता है कुछ मिस्टेक तो है यार, 47a है तो यहां पे 47 तो है ही, देख लेता हूं। ग्यारह 47 यही है यार, सही है, सही है तो कोई बात नहीं है, आ जाए यार। यहां बताना, देखिए तो जरा यहां ए का कॉफिशिएंट कितना है, 47 है। और एक बात ध्यान से, यहां 47 का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी 1 गुना 47 बोल सकते हैं क्या, बोल ही सकते हैं। तो ए 47 से 47 खत्म हो गया, ए बराबर कितना बच गया, 1। अच्छा, यहां बी का √3 का कॉफिशिएंट बी है मेरे प्यारे भाई, और यहां √3 का कॉफिशिएंट 27 है। √3 से √3 कंपेयर किए खत्म हो गया, तो बी बराबर क्या बच गया, 27। और आपको यही इंडिविजुअल मान ही तो पूछा है ए और बी का, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, कहां है सी, अब बी का वैल्यू 27। ठीक है बात, आसान सा ये भी सवाल था। देखिए कहा एक ट्रेन एनजीपी से 50 km/h के गति से चलना शुरू करती है। 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन उसी स्टेशन से 60 km/h के गति से चलती है, तो दूसरी ट्रेन शुरू होने के कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगी। सुनिए ना, एक रेलगाड़ी इस स्टेशन से, सपोज यहां से एक रेलगाड़ी 1 घंटा पहले निकल गई है। अच्छा एक बात बताइए, पहली रेलगाड़ी 1 घंटा पहले अगर निकल गई तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है ये जानना पड़ेगा। तो पहला रेलगाड़ी का चाल है 50 km/h, तो 50 km/h के चाल से चलकर 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, तो 50 किलोमीटर, चाल गुना समय दूरी 50 किलोमीटर। अब सुनिए, पहला रेलगाड़ी 1 घंटा पहले ही निकल गई है, 50 किलोमीटर आगे निकल गई 1 घंटा में। अब दूसरा गाड़ी भी यहां से चलना शुरू कर दी, तो 1 घंटे बाद दूसरा गाड़ी जब चलना शुरू की है तो उस टाइम दूसरा गाड़ी और पहला गाड़ी के बीच में फासला कितने का रहेगा, 50 किलोमीटर का रहेगा। अब दूसरा गाड़ी भी चल रहा है, अगला गाड़ी तो चल ही रहा है, तो कहा कितने देर में पकड़ लेगी, तो पकड़ने में लगा समय दूरी बट्टा चाल। दूरी कहने का मतलब दोनों के बीच का फासला कितना है, 50 किलोमीटर बट्टा चाल। सेम डायरेक्शन है, चाल घटेगा 50 और यहां है 60, अंतर कितना 10 का, यानी क्या घंटा, 5 घंटा। ठीक है,
चलिए आगे। का किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है तो उसे दुकानदार को 17% लाभ होता है। देखिए यार, आप इसको ऐसे करिए, दो तरीका, दोनों समझ लीजिएगा आराम से। कहा कि अंकित, आपको एक चीज याद होगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अगर रेशियो लिखना है तो अंकित मूल्य होता है मेरे प्यारे भाई 100 प्लस प्रॉफिट, और क्रय मूल्य होता है 100 माइनस डिस्काउंट। क्लियर है बात? कहा यार कि 10% डिस्काउंट देता है तो क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 90 का 17% लाभ हुआ तो अंकित मूल्य हो जाएगा कितना, 117। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई। आगे का, यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दे तो लाभ कितना परसेंट होगा। अच्छा, अंकित मूल्य है 117, अब डिस्काउंट 20% दे रहा है तो आप बताइए 117 रुपए क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, 20% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में, 80% में। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 सते 56, ये विक्रय मूल्य आएगा सर। 8 सते 56, 8 5 13, 8 और 1 9, डेसिमल एक अंक से पहले बैठा, चूंकि बट्टा वाला जीरो हटाएंगे तो डेसिमल एक अंक से पहले बैठ जाएगा। अब आप ही लोग बताइए ना, 90 का चीज आप 93.6 में बेचे हैं तो लाभ कितना का हुआ है, 3.6 का लाभ हुआ। कितना पर, क्रय मूल्य 90 पर। परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना। एक जीरो से सबसे पहले ये डेसिमल खत्म कर लीजिए, उसके बाद एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 से काटिएगा, 9 चौक 36, यानी क्या परसेंट, 4%। तो ये एक तरीका है। आप लोगों को पता है कि अगर छूट दे रहा है फिर भी लाभ कमा रहा है, डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको लाभ हो रहा है यार, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो पहले निकाल लेंगे। अंकित मूल्य होता है 100 प्लस प्रॉफिट, क्रय मूल्य होता है 100 माइनस डिस्काउंट। एक तरीका ये है। अब सुनिए सेकेंड, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पहले तो बोला कि भैया ये 10% छूट दिया है तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है, यानी कि अंकित मूल्य अगर 100 है, 10% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में होगा, 90 में। फिर आगे कहा उसको 17% लाभ हुआ। अच्छा, 90 में बेचा, 17% लाभ हुआ, 90 में बेचा यानी ये 90 विक्रय मूल्य है, 17% लाभ हुआ यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 117। तो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से कर लिए, क्रय मूल्य निकाल रहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके ना? अब कटेगा 13 नमा 117 और 9 से ये, हाँ 9 से ये 10 बार में, 9 से ये 13 बार में। अब रेशियो फ्रैक्शन में आएगा तो इसको इंटीजर में चेंज करिए। करिए क्या, 13 से सबको गुना करिए तो ये 1300 हो जाएगा। विक्रय मूल्य का कोई यूज नहीं है तो गुना करने में टाइम खराब मत करिए, छोड़ दीजिए इसको। आप 100 गुना 10,000। अब कहा यार कि छूट 20% कर दिया। अच्छा, 1300 का चीज है, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80%। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 8 104 पर एक जीरो और, यानी 1040 रुपए में आपने बेचा है। 1000 रुपए का चीज है, 1040 में बेचे हैं तो लाभ कितना का हुआ, 40 का। कितना पर, 1000 पर। परसेंट 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको नॉलेज दोनों का होना चाहिए। इससे कई बार कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, आप अभी भी देख रहे हैं, पर यह थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना? चलिए अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए यार, इसको मिटा देते हैं क्या। देखिए का जैसे एमपी और सीपी का रेशियो आप भूल गए, 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट, तो आप बोलिएंगे सर अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दिया, तो अंकित मूल्य ये है, इस पर 10% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में, 90% में। बेचा तो ये क्या कहलाएगा भाई मेरे, विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य है, इस पे 10% डिस्काउंट दिया तो बेचा 90% में। का 17% लाभ हुआ, लाभ क्रय मूल्य पर होता है, यानी क्रय मूल्य मान लेते हैं इतना है, इस पर 17% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 117/100। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य है तो आपस में बराबर जी। 100 से 100 कट गया, 9 से 10 बार में और 9 से 13 बार में। तो यहां से एमपी और सीपी का रेशियो लिखिएगा तो 13 अनुपात क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है करने का। वही चीज आ गया, नहीं काटते तो 117 और 90 ही तो आ जाता, उसको काट लिए तो 13। तो ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। का एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 3 गुना। अच्छा, 10 वर्ष में 3 गुना, तो कहा 9 गुना कै वर्ष में, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 10 दूना 20 वर्ष। ये सब सवाल करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 वर्ष में 3 गुना तो 9 गुना हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो टाइम भी हो जाएगा डबल, 10 दूना 20 वर्ष। का साधारण ब्याज 8000 रुपए की राशि पर
का 2/2/5 साल के लिए 10% के दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। अच्छा आप बताइए, रेट अगर 10% है तो 2/2/5 ईयर का कहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज तो निकालना आसान है, साधारण ब्याज होता है रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। तो 10% के दर से, 10% के दर से आप ऐसे भी कह सकते हैं 10% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज तो 20% हो जाएगा। 2/5 ईयर का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4%, 20,000 24%। लेकिन कुछ लोग अगर उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो साधारण ब्याज होता है रेट इंटू टाइम, टाइम है 5 दूना 10 अदू 12/5, तो 5 दूना 10 यानी 12 दूना 24% साधारण ब्याज। अच्छा आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो थोड़ा ध्यान से मेरे प्यारे भाई, अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है तो आप बताना 10% के दर से पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये भी फॉर्मूला से, तो 10% के दर से 2 साल का सीआई निकालना है, 1000 बार करा चुके हैं, याद हो गया होगा ये सब डाटा। 21% ये भी फॉर्मूला से 10 + 10 + 10 × 10/100। अच्छा इस 2/5 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1 साल का 10% है तो 2/5 ईयर का कितना 10 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, 2 दूना 4%। यानी पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% है और बचे हुए टाइम का चक्रवृद्धि ब्याज 4%। तो इनको मिलाकर पूरे 2/5 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो लब से बोल मत दीजिएगा, जोड़कर 25%। सीआई में हमेशा ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इन दोनों को जोड़ मत दीजिएगा 21,425, 21,425 तो मिलेगा लेकिन अगला साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। इसीलिए जब भी 2 टर्म का एसआई सीआई निकालना हो ना तो हमेशा ये भी फॉर्मूला, फिर से दोबारा ये भी लगा दीजिए। तो 21 + 4 + 21 × 4/100, तो 21,025, 84/100 यानी 0.84% हो गया यार, काम खत्म। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि सीआई और एसआई का अंतर, तो प्रिंसिपल है कितना 8,000, इस 8,000 रुपया पर सीआई और एसआई का अंतर कितना है 1.84%। परसेंट से भाई 2 जीरो कैंसिल, 8 चौक 32, 8 8 64, 3 67, 8 6 14, डेसिमल 2 अंक से पहले 1 जीरो लगाना पड़ेगा ना, डेसिमल 2 अंक से पहले 147.20 कहाँ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए, का दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% डिस्काउंट देता है, छूट के बाद उसे 8% लाभ होता है। अभी जो सवाल के उसी टाइप का है। अच्छा 16% डिस्काउंट देता है तो आप बताइए, डायरेक्ट लिख दें एमपी और सीपी का रेशियो। 16% डिस्काउंट देता है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 84, 8% लाभ हुआ तो अंकित मूल्य हो गया 108, काट दीजिए 12 नमा 108, 12 सते 84। अब आगे का 1800 के अंकित मूल्य पर 16% के स्थान पर 8% छूट दे तो उसका लाभ परसेंट। देखें यार, परसेंट में रिजल्ट अगर मांगा है तो सबसे पहले तो इस रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है, आप चाहें तो यूज करके बनाइए तो भी सवाल बन जाएगा, यूज करके भी बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। लेकिन परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं यार, डायरेक्ट कर लेते हैं। अब सवाल कहा अंकित मूल्य मालूम है आपको, क्रय मूल्य मालूम है, कहा कि भैया पहले जो 16% डिस्काउंट देते थे ना, अब 16% डिस्काउंट नहीं देंगे, अब आपको डिस्काउंट देंगे कै परसेंट, 8%। तो बताइए अब मेरा लाभ क्या होगा। तो भाई अब 8% डिस्काउंट दे रहा है तो अंकित मूल्य है 9, 9 का 8% निकालेंगे पॉइंट में आएगा, तो इसके लिए 2 जीरो लगा लीजिए। अब 900 का 8% डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितना में, 8% डिस्काउंट दिया, 900 अंकित मूल्य है, 800 डिस्काउंट दिया, सॉरी 8% डिस्काउंट दिया तो बेचा 92% में, यानी 9 दूना 18, 9 नमा 81 और 1 82, 828 में बेचा। तो लाभ कितना होगा ये पूछा, 700 का चीज 828 में बेचे हैं तो लाभ हो जाएगा 128 का, कितना पर, क्रय मूल्य 700 पर, परसेंट 100 से गुना। अब यार 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से काटिएगा, 7 एकम 7, 5 और 8, 7 8 56, 2 बचेगा, भाग नहीं लगेगा पॉइंट, 7 दूना 14, 18.2 कहाँ है, हाँ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, जहां मिल गया निकल जाइए मार के। देखिए का एक मैदान का परिमाण, परिमाप नहीं परिमाण होना चाहिए, परिमाण यानी कि मान, वैल्यू, परिमाण, मैदान का परिमाण यानी कि लंबाई और चौड़ाई दिया है 20 और 15। एक ये मैदान है, आयताकार मैदान है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई मालूम है यानी आयताकार ही होगा, तो लंबाई 20, चौड़ाई कितना है 15। अब कहा यार कि एक गड्ढा 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा मैदान के बीच में खोदा जाता है।
जैसे गांव में देखे होइएगा खेत उत में कई बार लोग गड्ढा कर रहा होता है, कुआं खत रहा होता है, या फिर और भी कुछ गड्ढा वगैरह कर रहा होगा, या कई बार जब कुंड उंड बन रहा होता है तो आप लोग देखे हैं। तो कहा कि एक खेत है, उसमें जो है 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। तो ये जो गड्ढा खोद रहा है ना, इस गड्ढे का लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम और ऊंचाई मालूम है, यानी ये गड्ढा कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा, 3D यानी घनाभ के आकार का है। और आगे कहा कि मैदान से यानी गड्ढे से निकाली गई मिट्टी समान रूप से मैदान के शेष भाग में फैलाई जाती है, तो मैदान के शेष भाग पर मिट्टी के स्तर में ऊंचाई में क्या वृद्धि होगा। जैसे मान लीजिए इस मैदान के अंदर कहीं एक गड्ढा है, और ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे का लंबाई दिया है कितना 10 और चौड़ाई कितना है 3। तो गहराई से मतलब नहीं है, गहराई से मतलब नहीं है, आयतन नहीं निकालना, एरिया निकालना है इस गड्ढे का। और कहा कि गड्ढे से जो मिट्टी निकल रहा है ना, इस मिट्टी को रिमेनिंग पार्ट पर बिछा दे रहे हैं। तो कहा ये जो रिमेनिंग पार्ट पर आप मिट्टी रख रहे हैं, इस मिट्टी के स्तर यानी कि ऊंचाई कितना बढ़ जाएगा, यानी कि ये मैदान का जो हाइट है ये कितना बढ़ जाएगा, ये पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जिस एरिया में मिट्टी बिछा रहे हैं उसका एरिया कितना है। तो शेष भाग का एरिया यानी गड्ढा के अलावा जो शेष बच गया उसका एरिया कितना है, तो पूरे आयत का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई यानी 300 में से इस गड्ढे का एरिया घटाइए। गड्ढे का लंबाई मालूम है 10 और इस गड्ढे का जो चौड़ाई है मेरे भाई, इस गड्ढे का चौड़ाई मालूम है कितना 5, चौड़ाई कितना मालूम है 5 है। तो गड्ढे का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई 50 यानी कि 250 वर्ग मीटर शेष एरिया। और इसी भाग पर मिट्टी डाल रहे हैं 250 वर्ग मीटर, जिस भाग पर मिट्टी डाल रहे हैं उसका एरिया कितना है 250। तो मिट्टी डाल रहे हैं 250 वर्ग मीटर पर, और जो मिट्टी इस पे डाल रहे हैं उसका ऊंचाई पूछा है, मान लेते हैं h मीटर। तो ये आ गया मेरे प्यारे भाई मिट्टी का आयतन। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। जिस पोर्शन पे जिस भाग पे मिट्टी बिछा रहे हैं उसका एरिया 250 है, हाइट से गुना कर दिए, मिट्टी का आयतन आ गया। और ये जो मिट्टी है ये कहां से निकल रहा है, इस गड्ढे से। तो इस गड्ढे का वॉल्यूम देखना पड़ेगा, तो गड्ढा का वॉल्यूम हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यानी ये जो मिट्टी आपने इतना निकाला है, ये मिट्टी इस गड्ढे से निकाले, अर्थात गड्ढे का आयतन और मिट्टी का आयतन आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। खेल खत्म यार। अब 10 × 50 से काट दीजिए 5 बार में, तो h बराबर क्या हो जाएगा 3/5, 3/5 यानी कि 0.6 मीटर। ऑप्शन सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहा शंकु के ऊंचाई का अनुपात 1:5 है, हाइट का रेशियो 1:5 है। क्या करूं बताइए। आ जाए यार। देखिए कहा है कि आधार के त्रिज्या का रेशियो, रेडियस का रेशियो है कितना 5:1 का। आयतन वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो। अच्छा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 1/3 पाई तो दोनों जगह कैंसिल ही हो जाएगा, केवल r² h। तो r² 5 का स्क्वायर 25 से कम 25, चाहे तो आप काट भी सकते थे। यहाँ r², 1 का स्क्वायर 1 × 5 5 हो जाएगा, 5 से काटिएगा 5:1। नहीं सॉरी, यहां सक्सेसिव नहीं लग रहा है कि आप काटेंगे। आ जाइए, का आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन का ही तो रेशियो बोला है 5:1 हो जाएगा। ऑप्शन ए। कितना आसान सवाल था ये। देखिए हाँ सही है। का बहुभुज के आंतरिक कोण का योग 3240 है। किसी भी पॉलीगन के सभी अंत कोणों का योग होता है n-2 × 180 और इनका योग है कितना 3240। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 180 से काटिएगा तो कितना बार में 100, 0 से 0 18 बार में कट जाएगा, है ना। अब n-2 बराबर 18, तो n बराबर 2 उधर जाके जुड़ जाएगा कितना 20, यानी नंबर ऑफ साइड हो गया कितना 20। पॉलीगन का भुजा का संख्या 20 आ गया। अब कहा प्रत्येक बाह्य कोण, कई बार बताए हैं यार, किसी भी पॉलीगन के सभी बाह्य कोण का योग फिक्स है और होता है कितना 360 डिग्री। और सभी बाह्य कोणों के योग में अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करिएगा, भुजा के संख्या से डिवाइड करिएगा, तो एक बाह्य कोण आ जाएगा कितना डिग्री मेरे भाई 18 डिग्री। ऑप्शन डी। आसान सा सवाल था यार ये।
देखिए तो जरा कहा एक टैंक 3 पाइप ए बी सी द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है। कहा पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी ए से 2 गुना तेज है, यानी ए बी और सी तीनों पाइप के एफिशिएंसी का ये कंपैरिजन किया है कि भैया अपने पास ये जो 3 पाइप है ए बी सी का, इसमें सी पाइप बी से 2 गुना और बी ए से 2 गुना है, यानी ए का एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी का 2 गुना 2, अब बी का 2 है तो सी का 2 गुना कितना 4। ये ए बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। अब ऊपर वाला लाइन में जरा देखिए तो इसने लिखा है तीनों पाइप मिलकर टंकी को 5 घंटे में भर देगा। अच्छा तीनों मिलकर 1 घंटा में क्या लीटर, 3 और 4 7 लीटर, 1 घंटा में 7 लीटर, तो 5 घंटा में टोटल कितना भर देगा 35। ये टंकी का कैपेसिटी हो गया 35। अब का इस 35 लीटर को ए अकेले कितने समय में भरेगा, तो ए 1 घंटा में 1 लीटर, ए का एफिशिएंसी है 1, यानी ए 1 घंटा में 1 लीटर, तो 35 लीटर भरने में कितना टाइम लेगा, ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा तो 35 घंटा। ऑप्शन सी ठीक है, बात आसान सा चीज था। देखिए तो कहा दो संख्या 2:3 के अनुपात में, दो नंबर है जिसका रेशियो है 2:3। आगे का पहली संख्या में से 5 घटाया गया और दूसरी संख्या में 6। देखिए यार इसको क्रॉस प्रोडक्ट वाला अप्रोच से भी इस सवाल को कर सकते हैं, नहीं तो आप जनरल तरीके से भी कर लीजिए। जैसे पहला संख्या 2x हो गया, दूसरा 3x हो गया, कहा पहला में 5 घटाए दूसरा में 6 जोड़े, पहला में से 5 घटा दिए -5, दूसरा में 6 जोड़ दिए, और अब इन दोनों का जो रेशियो है, रेशियो हो गया कितना 5/12। क्रॉस करेंगे 12 दूना 24x माइनस 12 पचे 60, 5 तिया 15x प्लस 5 6 30, 15x इधर आके घटेगा तो 9x। और जब बेसिक बनाएंगे तो कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा भाई। 20 उधर जाके 60 उधर जाके जुटेगा 90, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। अब x 10 आ गया तो बताइए पहला संख्या कितना हो गया 20 और दूसरा संख्या कितना हो गया 30। अब कहा यदि प्रत्येक में 8 जोड़े तो अनुपात क्या होगा, 20 था 8 जोड़ देंगे 28, दूसरा 30 था 8 जोड़ देंगे 38। रेशियो ले लीजिए तो 2 से 14 दूना 28 है, 2 से 19 दूना 38, 14:19। ऑप्शन बी ठीक है, आसान सा सवाल था। देखिए ये सवाल समझने से पहले एक छोटा सा प्रॉपर्टी समझिए, ठीक है बात। देखिए देखें यार ये ब्रीथ है, ये इस ब्रीथ का जीवा है, ठीक है ना, और ये जो है बड़ा वाला खंड जो दिख रहा है इसको दीर्घ खंड बोलते हैं, इसको दीर्घ खंड बोलते हैं और इसको लघु खंड बोलते हैं। लेकिन अगर इसका बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ चाप, ये चाप है, ठीक है, ये चाप है। इस पूरा को बोलेंगे, इस भाग को बोलेंगे खंड, खंड यानी दीर्घ खंड। बस इसको अगर बात करें तो ये चाप बोलते हैं, दीर्घ चाप है। और ये वाला मेरे प्यारे भाई दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क, और ये है माइनर आर्क यानी कि लघु चाप इसको बोलते हैं, ठीक है। छोटा है, देखने से भी लग रहा है लघु, छोटा है लघु चाप। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर बनने वाला कोण, जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर जो ये बनने वाला कोण है ये दीर्घ चाप है, और ये क्या है मेरे भाई लघु चाप। अब का ये जो जीवा, इस जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर बनने वाला जो ये कोण है ना, ये अधिक कोण होता है, अधिक कोण, यानी थीटा जो है ये 90 से सॉरी न्यून कोण होगा। हो जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर बनने वाला जो कोण है ये न्यून कोण होगा, यानी थीटा जो है ये 90 डिग्री से छोटा होगा, थीटा 90 से क्या होगा छोटा होगा। और इस जीवा द्वारा लघु चाप पर बनने वाला जो ये कोण होगा ना, ये सपोज अल्फा है, तो जीवा द्वारा लघु चाप पर बनने वाला जो ये कोण होगा ये अधिक कोण होगा। देखने से भी लग रहा है, यानी अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, नहीं देखने से लग रहा है। ये थोड़ा फैला हुआ मुंह है तो अधिक कोण है, ये स्लोप है तो ये न्यून कोण है। तो ध्यान रखने वाला बात क्या है कि सर जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर जो बनने वाला कोण होगा ना सर वो न्यून कोण होगा, और जीवा द्वारा लघु चाप पर बनने वाला जो कोण है ये अधिक कोण होगा। और आप सबको एक प्रॉपर्टी पता होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, चक्रीय चतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। तो आप बता
बताइए तो क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है? तो आप बोलेंगे यस सर, लग तो रहा चक्रीय है, चूंकि इस चतुर्भुज का चारों कॉर्नर जो है वृत्त के परिधि पर है, यानी ये चक्रीय है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, यानी कि थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये दो बात आपको बस इसमें ध्यान रखना है। एक क्या कि सर जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर बना कोण न्यून कोण और जीवा द्वारा लघु चाप पर बना कोण अधिक कोण होता है, पहला बात। दूसरा चीज कि सर लघु चाप और दीर्घ चाप पर बने कोण का योग कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए सवाल पे। का ए बी केंद्रों वाले वृत्त का जीवा है, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का जीवा है, कोई बात नहीं। अब आगे सवाल में कहा यार कि पी वृत्त पर कोई बिंदु है, कहीं भी क्लियर अभी नहीं पता है कहां पे है, कहीं भी इस सर्कल पर एक पॉइंट है पी। आगे कहा है ए पी बी 122 डिग्री। देखिए तो एंगल ए पी बी दिया है कितना? 122 डिग्री। 122 डिग्री अधिक कोण है, पी अधिक कोण है, इसका मतलब कि पी कहां पे होगा? दीर्घ चाप पे होगा या लघु चाप पे? आप लोग डिसाइड करके बताइए। तो आप बोलेंगे सर अधिक कोण है तो लघु चाप पर बना कोण अधिक होगा, यानी कि पी होगा लघु चाप पर, यहां पी है। और ए पी बी बराबर कितना डिग्री है? ए पी बी दिया है 122 डिग्री। दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा होगा तो जूम करके देखिएगा, 122 डिग्री है। ले पूरे खत्म हो गया। सर को बोलिए गौरव कहां पे है क्वेश्चन? मिल गया, हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन था वो? यही था। अब तो समझाने का जरूरत नहीं है, समझ ही गए हैं, सीधे सवाल कर लेते हैं यार। ये अपना जीवा है ए बी, पी ए पी बी का ओ केंद्र है इसका। ए पी बी 122 यानी अधिक कोण है, तो पी कहां होगा? दीर्घ चाप पर या लघु चाप पर? तो सर पी लघु चाप पे होगा। और ए पी बी दिया है कितना? तो सर 122 डिग्री दिया है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आप बताइए व्यास है, जीवा है, ए बी क्या है? जीवा है। तो इस जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर बनने वाला ये कोण कितना हो जाएगा? तो सर लघु चाप और दीर्घ चाप पर बनने वाला कोण का योग 180। अगर ये 122 है तो ये कितना हो जाएगा? 58 डिग्री। अगर ये 58 है मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग बस ये बताइए कि सर ये जीवा है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला जो कोण है ये परिधि पर बनने वाला कोण का डबल होता है, तो 58 का डबल कितना हो जाएगा? 116 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ये भी साथ के साथ बताइए कि केंद्र से परिधि को मिलाइएगा तो ये क्या है? रेडियस। केंद्र से परिधि को मिलाइएगा तो ये भी रेडियस, दोनों रेडियस है अर्थात आपस में बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का दो भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, तो 180 में से 16 घटाइएगा तो 64 आ जाएगा, पर हम घटा दे रहे हैं। घटाइएगा तो कितना? 64। अच्छा ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो 64 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा, ये भी 32 हो जाएगा, ये भी 32। ठीक है। और ओ ए बी का मान पूछा है, ओ ए बी 32। ठीक है, चलिए आगे देखिए। का 12 मीटर 35 मीटर और 37 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का एरिया एक आयताकार मैदान के एरिया के बराबर है, जिसका भुजा का रेशियो है 7:3। अच्छा आयत का लंबाई है 7x, चौड़ाई है 3x। पता है ये 12, 35 और 37 देखकर आपके दिमाग में कुछ, जब भी ट्रायंगल का साइड मालूम है ना और एरिया निकालना है तो एक बार ध्यान से उसको देख लिया करिए क्या ये ट्रिपलेट है, क्योंकि अगर ट्रिपलेट है तो वो राइट एंगल बनेगा और राइट एंगल का एरिया निकालना आसान है, हाफ बेस इंटू हाइट। नहीं तो अगर तीनों साइड मालूम है, आप एस वाला नियम से एरिया निकालने चले जाएंगे तो बहुत टाइम खराब होगा। तो जब भी ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ मालूम हो और एरिया अगर निकालना हो तो एक बार चेक कर लिया करिएगा कि कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं है। तो सर 12, 35, 37 ट्रिपलेट है, आप में से बहुत लोगों को याद भी होगा और जिनको नहीं याद है वो रट जाइए। 12, 35 और
और 37। ट्रिपलेट है यानी कि ये राइट एंगल है, और राइट एंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस, तो 12, हाइट 35। सबसे बड़ा भुजा कर्ण है, तो कर्ण को साइड कर दीजिए, इन दोनों में से किसी को बेस किसी को हाइट मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। का ट्रायंगल का एरिया आयत के एरिया के बराबर, तो आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और ये दोनों आपस में बराबर है। 7 पचे 35, 3 चौक 12, 2 दूना 4, एक्स स्क्वायर बराबर 10, तो एक्स बराबर √10, एक्स बराबर √10 हो गया। अब सवाल का मैदान का परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी 7x 3x 10x, तो सर 10 दूना 20, x का वैल्यू कितना है, √10, यानी 20 √10। ठीक है बात। चलिए तो कहा देखें, केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। निवेश यानी पूंजी है। केशव, सुरजीत और थॉमस के पूंजी का रेशियो कितना दिया है, पूंजी का रेशियो है 2, 3 और 4, और उनके कहा कि निवेश के अवधि, अवधि यानी समय, समय का रेशियो कितना है, 5, 6, 9। अब इसका लाभ देखना है, तो लाभ क्या होता है, पूंजी गुना समय, 2 5 पूंजी गुना समय 18, और यहां 36। अब आगे सवाल में क्या बोला मेरे भाई, कहा कि लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पे खर्च किया गया, और शेष लाभ जो है आपस में बांट लिया जाता है। यदि केशव और सुरजीत के लाभ का अंतर है 7254, केशव और सुरजीत के लाभ का अंतर दिया है 7254, तो कुल लाभ बताना है। अच्छा एक बात बताइए तो यार, कहा कि टोटल जितना लाभ हुआ उसमें से 20% मैनेजमेंट पे खर्च कर दिया और शेष पैसा को आपस में बांटा, यानी आपस में बांट लिया है क्या परसेंट को, 80% आपस में बांटा है। और कहा इस 80% में से केशव और सुरजीत के हिस्से का अंतर 7254, 80% को तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, और कहा इनके हिस्से में से का इनको जो हिस्सा मिला उनमें का सुरजीत और केशव के हिस्से का अंतर है 7254। तो अच्छा केशव और सुरजीत के हिस्से का अंतर कितना है, 8, 8। टोटल कितना में से, टोटल कितना में से, तो 64 में से अंतर है इतने का, लेकिन एक्चुअल में अंतर दिया है कितना, 7254 का। कुल लाभ बताइए। अच्छा कुल लाभ कहने का मतलब क्या हुआ, 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए यार, 8 8 64, 8 से काटिएगा 10 बार में, यानी 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7254। तो 100% इसका 10 गुना है, तो इसका 10 गुना कर देंगे, तो 72,540, ऑप्शन डी। ठीक है। देखिए का त्रिभुज ए बी सी में डी और ई, ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी में डी और ई, ए बी और ए सी पर है। का डी ई पैरेलल बी सी है। आगे का डी बी सी 8 है, बी सी कितना है, 8 है। डी ई कितना है, 5 है। का यार त्रिभुज ए डी ई का एरिया 45 है, तो ए बी सी का एरिया क्या होगा। अच्छा ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी के साइड का रेशियो जरा बताइए। तो छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई का एगो साइड है 5, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी का बी सी साइड का लेंथ है 8। साइड का रेशियो मालूम है, तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड का वर्ग 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। का ए डी ई का एरिया 45 है। अच्छा ए डी ई का एरिया 45 पर अनुपात में कितना, 25, तो 25 यूनिट 45, तो 1 यूनिट बराबर इतना। कहा ए बी सी का एरिया यानी 64 यूनिट का वैल्यू, तो 5 5 25, 5 नामा 45, तो 9 चौक 36, 3 9 छक 54, 3 57, अब बट्टा 5, तो 1 5 एकम 5, 5 5 25, 115.2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बढ़ जाते हैं यार। चलिए का एक बिंदु पर खड़ा एक आदमी एक टावर के शीर्ष को देख रहा है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पृथ्वी का सतह, और ये एक टावर है। का कहीं इस इधर एक पॉइंट है जहां पर एक आदमी खड़ा है, और ये आदमी जो है टावर के शीर्ष को देख रहा है, तो कोण बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब कहा कि आदमी टावर की ओर कुछ दूरी तय करता है, तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। यहां से टावर की ओर आता है, अब यहां से टावर के टॉप को देखा तो कोण बन गया कितना डिग्री, 60 डिग्री।
सवाल का यदि टावर का ऊंचाई 60 है तो कितना दूरी वो तय किया, यानी यहां से यहां जो आया ना ये वाला लंबाई निकालना है। अच्छा बताइए, तो इस ट्रायंगल को देखें, छोटा वाला में एंगल 60 है तो tan 60 होता है √3/1, यानी कि लंब हो गया √3 और आधार हो गया 1। अब बड़ा वाला ट्रायंगल को देखिए जरा, एंगल है 30, tan 30 होता है 1/√3, यानी कि लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। अच्छा यहाँ पे हाइट दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो हाइट को इक्वल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए इसमें √3 से गुना, अगर यहाँ √3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी √3 से गुना, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3। अच्छा ये पूरा 3 है, ये वाला 1 है तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया 2, बस हो गया, खेल खत्म है। ऊंचाई दिया है 60 मीटर, अनुपात में ऊंचाई कितना है √3 यूनिट। कहा कि चली गई दूरी 2 यूनिट का वैल्यू निकालना, 2 से गुना, √3 से काटिएगा, पहले 3 से काटिए तो 20 बार में √3 लगा दीजिए, तो 20 दूना 40 √3 हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़िया। चलिए, का किसी क्लास के 14 छात्रों का औसत 20 है। अच्छा 14 बच्चे हैं जिनका एवरेज 20 है तो टोटल हो जाएगा 14 दूना 28, 280। आगे कहा यार कोई छात्र क्लास छोड़ देता है तो 14 में से एक बच्चा चला गया तो बच गया क्या बच्चा, 13 बच्चा। और कहा इनका औसत वजन 2 कम हो गया, पहले 20 था 2 कम का 13 बच्चा का औसत वजन कितना हो गया 18, तो 13 बच्चा का औसत 18 है तो टोटल वजन कितना, औसत गुना संख्या 13 गुना 18, 18 तिया 54, 18 5 23। अब कहा यार कि बताइए क्लास छोड़ने वाले छात्र का वजन, तो 14 बच्चा के टोटल वेट में से 13 बच्चा का वेट घटा देंगे तो जो क्लास से गया उसका वेट आ जाएगा मेरे प्यारे भाई कितना 46 kg, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान था, इससे तो आसान कुछ हो ही भी नहीं सकता यार। का दिए, अरे ये क्या सवाल दे दिया यार, का दिए गए गुणनफल का इकाई अंक निकालना है तो यूनिट डिजिट निकालना, देखिए तो 7 चौक 28 8, यहां 6 पचे 30 का 0, 8 + 0 8, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखिए तीन संख्या का योग 116, दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी यानी कि बी और तीसरी सी का रेशियो 9:16। आगे कहा पहली और तीसरी का अनुपात, पहली और तीसरी का अनुपात है 1:4, दोनों में तीसरा कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है तो सी को इक्वल करिए, यहां 16 यहां भी 16 बनाना है तो 4 से गुना कर दीजिए, तो आ गया ए बी और सी, ए हो गया 4, बी हो गया 9 और सी हो गया 16। आगे कहा तीनों का योग 116, अच्छा तीनों का योग अनुपात में कितना है, 16 4 20 9 29। अब पूछा है कि बताइए दूसरी संख्या यानी 9 का वैल्यू हो जाएगा 4 9 36, 4 बार में कटेगा चूंकि इकाई 4 9 36, 4 दूना 8 3 11 29, चौक ऐसे भी 116, 9 चौक 36, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए लास्ट देखिए यार, कहा जब धनात्मक संख्या x/z को 31 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 3 नंबर है, पहला नंबर है x, कहा कि भैया अगर x को डिवाइड करेंगे ना, x को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 17, y को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 24, तीसरा संख्या है z, z को 31 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 27। अब आगे कहा कि बताइए 4x -2y और +3z को अगर 31 से डिवाइड करें तो क्या शेष बचेगा। तो आप लोग ऐसा सवाल किया ना, जो चेंज नंबर में करेगा वही चेंज उसके रिमाइंडर में होगा। तो देखिए तो संख्या था x, पहला संख्या था x, यहां संख्या का कै गुना कर दिया 4 गुना, पहला संख्या x है तो यहाँ 4x यानी संख्या का 4 गुना, संख्या का 4 गुना किया यानी रिमाइंडर भी 4 गुना हो जाएगा, पहले रिमाइंडर 17 था अब 4 गुना यानी 68 हो जाएगा। यहां दूसरा संख्या का 2 गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 2 गुना, 24 दूना 48, तीसरा का 3 गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 3 गुना, 27 तिया 81, तो 68 में से 48 गया 20 और 81 101। अब कहा कि इस संख्या को 31 से डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर क्या होगा, तो 101 को 31 से डिवाइड करेंगे, 31 तिया 93, रिमाइंडर कितना आ गया 8, ऑप्शन में। ठीक है, खत्म। तो चलें यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।